बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस्त 224 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं नाश्ता करने के बाद अपने कमरे में आकर लेट गया। कुछ ही देर बाद मेरी आंख लग गई। दरवाज़ा धड़धड़ाए जाने की आवाज़ सुनकर मैं हड़बड़ा कर उठ गया। दरवाज़ा इस तरह धड़धड़ाया जा रहा था कि अगर कुछ देर मजीद ना खोला गया तो उसे तोड़ दिया जाएगा। मैंने घड़ी की तरफ देखा, दोपहर के 12 बज रहे थे। कोई नई मुसीबत। मैं बड़बड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला तो एक नहीं दो मुसीबतों को देखकर मेरा दिमाग पक से उठ गया। उन्हें देखकर हकीकतन मेरे औसान खता हो गए थे। वो शोभा और धनु थी। वो दोनों मुझे धकेलती हुई अंदर आ गई और वालियाना अंदाज में मुझसे लिपट गई। दरवाजा चौपट खुला हुआ था और रायदारी में खड़े हुए लोग हमें देख रहे थे। क्या तुम हमसे तंग आ गए हो जो इस तरह चोरी छपे वहां से भागे थे? शोभा ने मेरी पेशानी पर बोसा देते हुए कहा, तुम हमें छोड़ने का ख्याल दिल में ला सकते हो लेकिन हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? तनु का लहजा रो देने वाला था। मैंने अपने आप को उनके रहम मुकरम पर छोड़ दिया। वो देर तक मुझसे लिपटी रही, फिर मुझे बेड पर धकेल दिया। तनु तुम इसकी अच्छी तरह खबर लो, मैं अभी आती हूँ। शोभा ये कहते हुए तेजी से कमरे से निकल गई। उसकी वापसी में तकरीबन 10 मिनट लगे। उसने एक थैला उठा रखा था जिसे कमरे में दाखिल होते ही एक कुर्सी पर डाल दिया। उसके थोड़ी देर बाद गेस्ट हाउस की एक वेटर्स चाय ले आई। चाय के लिए शोभा कह कर आई थी। वो दोनों बड़े पुरजोश अंदाज में गिले शिकवे कर रही थी कि मैं उन्हें छोड़कर क्यों चला आया था। लेकिन तुम लोगों को मेरे बारे में कैसे पता चला और सीधी यहाँ कैसे आ गई? मैंने बारी बारी दोनों की तरफ देखते हुए कहा। औरत के आंसुओं में बड़ी ताकत होती है हिम्मत सिंह जी, शोभा ने मुस्कुराते हुए कहा। उस रात बरिंद्रा ने दावत की थी। अगले रोज तुम गायब हो गए तो मुझे शुबा हुआ। कल रात मैंने बरिंद्रा को घेर लिया। मुझे यकीन था वो तुम्हारे प्रोग्राम से वाकिफ है। पहले तो वो इनकार करता रहा, फिर मेरे आंसू देखकर वो पिघल गया। उसने बता दिया कि तुम कहाँ जा सकते हो। उसने हमारे लिए गाड़ी का बंदोबस्त कर दिया और सुबह सवेरे 2 आदमियों के साथ इस तरफ रवाना कर दिया। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, हमारे ड्राइवर ने अक्लमंदी ये की कि यहाँ आते ही सबसे पहले उसने मुकामी पुलिस स्टेशन से राब्ता किया। वो कुछ और मालूमात भी हासिल करना चाहता था। इत्तफाक से उस पुलिस स्टेशन से तुम्हारे बारे में मालूम हो गया और हम सीधे यहाँ चले आए। लेकिन तुमने ये क्या उलिया बना रखा है? किससे मारपीट हुई थी? एक औरत से, मैंने जवाब दिया और फिर उसे गुज़िश्ता रात के बारे में बताने लगा। कौन है वो? मुझे बताओ, मैं उसकी टांगे चीर कर फेंक दूंगी। तुम पर ऐसा शर्मनाक इल्जाम। शोभा भड़क उठी। वो पुलिस की इरादत में है, मैंने जवाब दिया। लेकिन कसूर उसका भी नहीं है। वो खुद भी शैतानी कुव्वत के ज़ेरे असर थी। ये सारी शरारत दरअसल पंडित धीराज की थी जो मुझे आगे जाने से रोकना चाहता था। लेकिन तुम कौन से खजाने की तलाश में जा रहे हो जो वो तुम्हें रोकना चाहता है? शोभा बोली, वो खजाना ही है, दुनिया का सबसे कीमती खजाना, नीलगिरी जिसके लिए ये जंग लड़ी जा रही है। मैंने जवाब दिया, मैं इसलिए तुम लोगों को बताए बगैर घर से निकला था। ये खतरनाक मुहिम है, इसमें जान जाने का भी खतरा हो सकता है। तुम लोगों ने मेरी खातिर पहले ही बहुत मुसीबतें उठाई हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम हमें अपनी जान से ज्यादा अजीज हो। इस मर्तबा धनु ने मेरी बात काट दी। मैंने धनु की तरफ देखा। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जिसे मैं कोई नाम नहीं दे सका। मेरे लिए मजबूरी ये थी कि मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकता था। मैं इनसे चोरी छपे निकला था और वो मेरे पीछे चली आई थी। अगर मैं आगे जा चुका होता तब भी वो मेरा पीछा करती। उन्हें कुछ समझाने का अब कोई फायदा नहीं था। वो पूरा दिन हमने कमरे ही में गुजारा। गेस्ट हाउस में एक कमरा भी खाली नहीं था। मैंने बूढ़ी मालका से कह दिया कि हम तीनों इसी एक कमरे में रह लेंगे, वो इजाफी किराया वसूल कर ले। शाम को हम शहर की सैर को निकल गए। इसी दौरान में जरूरत की कुछ और चीजें भी खरीद ली गई। एक दुकान पर खरीदारी के दौरान मुझे एक बहुत अच्छा खंजर नजर आ गया। उस खंजर की एक तरफ धार थी और दूसरी तरफ बारीक दंदाने थे। मैंने वो खंजर खरीद लिया। पिल्ली पर बांधने वाला चमड़े का स्ट्रैप भी कहीं खो चुका था। एक जुफ्त साज की दुकान पर बैठकर मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक स्ट्रैप भी बनवा लिया और खंजर को उसमें उड़स लिया। रात का खाना भी हमने बाजार के एक रेस्टोरेंट में खाया और 10 बजे के करीब गेस्ट हाउस वापस आ गए। उस पुलिस इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर को लान में बैठे देखकर मैं चौंके बगैर ना रह सका। वो हमारा इंतजार कर रहे थे। चीफ इंस्पेक्टर मुझसे इस तरह मिला जैसे सगा भाई बरसों से बिछड़ा हुआ हो। गेस्ट हाउस की मालका, मुलाजमीन और दूसरे लोग अजीब सी नजरों से हमें देख रहे थे। शाम को फोन पर बरिंद्रा से बात हुई थी। चीफ ने कहा, उसे बताया कि तुम लोग नीलगिरी की तरफ जाना चाहते हो। मुझे बताओ मैं इस सिलसिले में तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? पहले तो मैंने सोचा कि उसकी मोहब्बत और हमदर्दी का शुक्रिया अदा करके टाल दूं, लेकिन अचानक ही ख्याल आया कि दिन बड़ी तेजी से गुजरते जा रहे हैं। बसों पर सफर करने में मजीद वक्त साया होगा, इसलिए उसकी पेशकश से फायदा उठाया जा सकता है। ठीक है, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, हमारी मंजिल तो बहुत दूर नीलगिरी की बर्फपोश चोटियों में है, लेकिन तुम टेंट पीक तक जाने में हमारी मदद कर सकते हो। टेंट पीक? तुम्हारा मतलब है अन्नपूर्णा? उसने उलझी हुई नजरों से मुझे देखा। हाँ, मैंने इस बात में सर हिलाया। लेकिन अगर कोई मसला नहीं है। उसने मेरी बात काट दी। तुम लोग कब रवाना होना चाहते हो? कल सुबह, मैंने जवाब दिया। ठीक है, सुबह 7 बजे गाड़ी यहाँ पहुंच जाएगी, चीफ इंस्पेक्टर ने जवाब दिया और उसके साथ ही हमारी गुफ्तगू का मौजू भी बदल गया। चीफ इंस्पेक्टर बरिंद्रा के बारे में बातें करता रहा। वो दोनों प्राइमरी स्कूल से कॉलेज तक क्लास फेलो रह चुके थे। पुलिस में भी एक ही रोज भर्ती हुए थे।
बरिंद्रा को तरक्की के कई मौके मिले, लेकिन वो कुर्सी पर बैठकर क्लर्क की तरह काम करने की बजाय अमली हरकत को तरजीह देता था। वो हमेशा एक्शन में रहना पसंद करता था, इसलिए हर मर्तबा उसने प्रमोशन हासिल करने से इनकार कर दिया। वो दोनों आधी रात तक हमारे पास बैठे रहे और फिर बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा करके रुखसत हो गए। कमरे में आकर हम भी तीनों देर तक जागते रहे। दरूर शुबा पलंग पर लेट की और मैं सीढ़ी पर दराज हो गया और फिर बातें करते करते मैं नींद की आगोश में पहुंच गया। सुबह 6 बजे हम उठ गए, तैयार होकर नाश्ता कर रहे थे कि हमें लेने के लिए गाड़ी पहुंच गई। वो बहुत शानदार 4 व्हील ड्राइव लैंड क्रूजर थी। पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में लंबे सफर के लिए ऐसी ही गाड़ी कामयाब रहती है। ड्राइवर के साथ सादा लिबास में एक और आदमी भी था। रुखसत होते वक्त जब मैं बिल की अदायगी के लिए काउंटर पर पहुंचा तो बूढ़ी मालका ने बिल लेने से इनकार कर दिया। हम चीफ के मेहमानों से बिल वसूल नहीं कर सकते, बूढ़ी मालका ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मेरे इसरार के बावजूद उसने बिल नहीं लिया। शोभा और धनु गाड़ी में बैठ चुकी थी। ड्राइवर के साथ वाली सीट खाली थी जिस पर मैं बैठ गया। दूसरा आदमी सबसे पीछे वाली सीट पर था। गाड़ी हरकत में आकर हल्की रफ्तार से शहर की सड़कों पर घूमने लगी। दुकानें खुलना शुरू हो गई। पिछली सीट पर बैठे हुए हमारे मुहाफिज रामा ने 1-2 जगहों पर गाड़ी रुकवा कर कुछ चीजें खरीद ली थी। आखिरी मरतबा गाड़ी शहर के नवा में एक पेट्रोल पंप पर रोकी गई। गाड़ी के टैंक फुल करवाने के अलावा 10-10 लीटर के 5 कैन भी पेट्रोल से भरवा लिए गए और फिर गाड़ी शहर से निकलकर हैंग जा की तरफ जाने वाली हाईवे पर दौड़ने लगी। सड़क कुशादा और पुख्ता थी। दीगर गाड़ियों की आमदोरफ्त भी जारी थी। हैंग जा का फासला अगरचे ज्यादा नहीं था, लेकिन मुसलसल चढ़ाई की वजह से ये फासला 2 घंटों में तय हुआ। हैंग जा एक बड़ा कस्बा था। वहां से पुख्ता सड़क नूरिंडा नामी कस्बे की तरफ मुड़ गई, लेकिन हमें जिस तरफ जाना था वहां पक्की सड़क नहीं थी, बल्कि उसे सड़क कहा ही नहीं जा सकता था। एक पथरीला रास्ता था जो पहाड़ों में बल खाता हुआ बदतरीन बुलंदी की तरफ चला गया था। उसकी वजह से गाड़ी की रफ्तार भी ज्यादा तेज नहीं थी। 5 बजे के करीब हम घा नारिंग नामी बस्ती में पहुंच गए। यहाँ से एक रास्ता टंट पीक की तरफ चला गया था और दूसरा गोरे पानी की तरफ। ये रास्ता पहाड़ों में बल खाता हुआ मीलों आगे गर्म पानी के चश्मों के इलाके से होता हुआ धूलगरी के पहाड़ी सिलसिले की तरफ चला गया था। आसमान पर बादल तो सुबह ही से थे। हम गाना रंग पहुंचे तो हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। बस्ती के मुखिया ने हमें आगे जाने से मना कर दिया। इन पहाड़ी इलाकों में बारिश का कोई भरोसा नहीं था। ये खुशगवार हल्की बूंदाबांदी मूसलाधार तूफानी बारिश में भी बदल सकती थी। तेज बारिश में पानी सैलाबी रेलों की तरह बहने लगता था और आमदोरफ्त के रास्ते बंद हो जाते थे। ऐसे में सफर जारी रखना खतरे से खाली नहीं था। यूरोपियन सियाहों की एक और पार्टी भी यहाँ रुक गई। इस पार्टी में 2 औरतें और 3 मर्द शामिल थे। इन दूर दराज पहाड़ी रास्तों पर या तो वो लोग सफर करते थे जो इन पहाड़ों में वाक़ई छोटी छोटी बस्तियों में आबाद थे, या मुहिम्मात के शौकीन गैर मुल्की सियाह, और उनमें भी ज्यादातर यूरोपियन बाशिंदे होते थे। इस छोटी सी बस्ती में ज़ाहिर है कोई सराय या होटल नहीं था। यूरोपियन सियाहों को एक मकान में ठहराया गया था। हमें भी एक मकान में पहुंचा दिया गया जो सिर्फ 2 कमरों पर मुश्तमिल था। यहाँ एक बूढ़ा काश्तकार अपनी बेवा बेटी के साथ रह रहा था, जिसकी उम्र 25-26 साल के लगभग रही होगी। एक कमरे में वो बाप बेटी रह रहे थे, दूसरा हमें दे दिया गया। ड्राइवर और रामा लैंड क्रूजर ही में रात गुजारने का फैसला कर लिया। रामा और ड्राइवर ने लैंड क्रूजर ही में रात गुजारने का फैसला किया था। रात का खाना शाम होने से पहले खा लिया गया। बूढ़े की बेटी ने चावल उबाल लिए। खाने की कुछ चीजें हमारे पास भी थी। हमने उनमें से कुछ चीजें बूढ़े के हवाले कर दी और कुछ पैसे भी दे दिए थे। बूढ़ा खुश हो गया। रात को तकरीबन 2 घंटों तक तूफानी बारिश होती रही और फिर आसमान इस तरह साफ हो गया जैसे कभी बादलों का नामो निशान ही ना रहा हो। सुबह हम 9 बजे से पहले रवाना नहीं हो सके। यूरोपियन सियाहों की वो पार्टी हमसे पहले ही रवाना हो चुकी थी। अब हमारा सफर खासा दुश्वार हो गया था। जगह जगह बरसाती नाले अब भी जोरों शोर से बह रहे थे। कई जगह सड़क भी पानी में डूबी हुई थी। ऐसी जगहों पर ड्राइवर बहुत एहतियात से काम ले रहा था। हमारा सफर दरियाए मूडी खोला के साथ साथ जारी था। तकरीबन 50 मील का फासला तय करने के बाद हमें हैंकू नामी बस्ती में एक बार फिर रुक जाना पड़ा। यूरोपियन सियाहों की पार्टी भी वहां रुकी हुई थी। मालूम करने पर पता चला कि बस्ती से तकरीबन 1 मील आगे एक बरसाती नाले का पुल टूट गया है और जब तक नाले का पानी नहीं उतरेगा हम आगे नहीं जा सकेंगे। उस रोज हम हैंकू नामी उस बस्ती से आगे नहीं जा सके। पहाड़ी की चोटियों पर बादल नमूदार होने लगे और हम दुआ मांगते रहे कि मजीद बारिश ना हो। शाम के करीब नाले का पानी उतरना शुरू हो गया, लेकिन इस वक्त भी वो नाला पार करने की कोशिश करना खतरे से खाली नहीं था। वो रात भी हमने उसी बस्ती में गुजारी। सुबह हम जल्दी उठ गए। यूरोपियन सियाहों की पार्टी भी रवानगी के लिए तैयार हो रही थी और फिर हम लोग तकरीबन इकट्ठे ही रवाना हुए थे। 1 मील आगे वो नाला था जिसका पुल टूटा हुआ था। पुल से बाईं तरफ तकरीबन 100 गज के फासले पर नाले का पार्ट बहुत चौड़ा था जिसमें बहुत हल्का पानी बह रहा था। यूरोपियन सियाहों की गाड़ी नाले में उतरी तो हमने भी अपनी गाड़ी उसके पीछे डाल दी। अगर मैदानी इलाका होता तो कीचड़ में नाला पार करना मुश्किल हो जाता, मगर ये पहाड़ी इलाका था। नाले की तह में भी पत्थर बिछे हुए थे जिसकी वजह से ये रास्ता पार करने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। हम इस वक्त दरिया के किनारे के बिल्कुल साथ साथ सफर कर रहे थे। रास्ता बड़ा खतरनाक था। एक तरफ 60-70 फुट नीचे ढुलान में दरिया बह रहा था और दूसरी तरफ सड़क के बिल्कुल साथ साथ हजारों फुट बुलंद संगलाग चट्टानें थी। वो रास्ता भी इतना चौड़ा था कि 2 गाड़ियां बमुश्किल एक दूसरे को गराज कर सकती थी।
यूरोपियन सियाहों की वैगन भी हम से तकरीबन 50 गज आगे जा रही थी। सड़क की बाईं तरफ थोड़े थोड़े फासले पर 3-3 फुट ऊंचे सतून से लगे हुए थे। उनसे आगे ढुलान शुरू हो जाती थी जो दरिया तक चली गई थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और मैं अपनी सीट पर उछल पड़ा, लेकिन फौरन ही संभल गया। हमारी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ था। आगे जाने वाली सियाहों की वैगन का एक टायर ब्रेस्ट हो गया था और वैगन लहराती हुई चट्टान की तरफ किनारे पर रुक गई थी। हमारे सामने नशेब था। इस धमाके की पुरशोर आवाज से हमारा ड्राइवर भी इस तरह उछलकर बदहवास हुआ कि स्टीयरिंग उसके हाथ से छूट गया। ये जरा सी गफलत खतरनाक साबित हुई और गाड़ी सड़क पर लहराती हुई किनारे के एक सतून से टकराकर एकदम मुड़ गई। पिछली सीट पर बैठी हुई तनु और शोभा बुरी तरह चीखने लगी। आखिरी सीट पर बैठे हुए रामा ने पिछला दरवाजा खोलकर छलांग लगा दी। गाड़ी ड्राइवर से बेकाबू होकर तेजी से दरिया की तरफ ढुलान पर उतर रही थी। मेरे दिमाग में धमाके होने लगे। ढुलान तकरीबन 45 के जाविये पर थी। अगर ज्यादा मोदी होती तो गाड़ी अब तक कलाबाजियां खा चुकी होती। गाड़ी संभालो, ब्रेक लगाओ, मैं चीख उठा। ड्राइवर ने स्टीयरिंग तो संभाल लिया, लेकिन वो इस कदर बदहवास था कि उसने ब्रेक की बजाय एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया। गाड़ी की रफ्तार एकदम बढ़ गई। मेरे सामने देखा और मेरे दिमाग को एक जोरदार झटका लगा। पंडित धीराज दरिया के पानी पर इस तरह खड़ा था जैसे पुख्ता फर्श पर खड़ा हो। उसके बदन पर मुख्तसर सा लंगोट था और सर पर पगड़ी। उसने दोनों हाथ आगे को इस तरह फैला रखे थे जैसे किसी को आगोश में लेने को तैयार हो। मैंने सर झुकाकर ड्राइवर के पैरों की तरफ देखा। मेरे पेट में नाव के करीब गिरें सी पड़ने लगी। मेरे अंदर की शक्ति बेदार हो गई। मेरी आंखों से मकनातीसी लहरें सी खारिज होने लगी। ड्राइवर का पैर एक्सीलरेटर से हट गया और क्लच प्लेट खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता नीचे दबने लगी। गाड़ी की रफ्तार कम हो गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दरिया का पानी अब सिर्फ चंद फुट के फासले पर रह गया था। मैंने एक बार फिर सामने देखा। पंडित धीराज अब भी पानी की सतह पर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब वहशत सी उभर आई थी। मैंने अपनी नजरें उसकी आंखों में गाड़ दी। हमारे दरमियान अगर 30-40 फुट का फासला था, लेकिन लगता था जैसे हम एक दूसरे के सामने एक हाथ के फासले पर खड़े हो। पंडित धीराज इस तरह लड़खड़ाया जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। उसकी आंखों में वहशत फैलती चली गई। उसके पैरों के नीचे से जमीन नहीं पानी निकल रहा था और वो आहिस्ता आहिस्ता पानी में धंस रहा था। वो दोनों हाथ लहराते हुए चीख रहा था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता पानी में धंसता रहा और मिलाकर नजरों से ओझल हो गया। उसकी पीले रंग की पगड़ी पानी की सतह पर तैरती रह गई। मेरे पंडित धीराज को अगरचे उसकी शरारत का मजा चखा दिया था, लेकिन वो अपना काम भी कर गया था। मैंने पंडित धीराज को अगरचे उसकी शरारत का मजा चखा दिया था, लेकिन वो अपना काम भी कर गया था। धनुर शोभा की चीखों में शराब की पुरशोर आवाज के साथ लैंड क्रूजर पानी में उतर गई। ड्राइवर ने अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर बाहर छलांग दी और पानी में हाथ पैर मारने लगा। लैंड क्रूजर में पानी भरने लगा और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठने लगी। मैं अपनी सीट पर से छलांग लगाकर पीछे आ गया। बाहर पानी के दबाव की वजह से मैं बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोल सका था। दरवाजा खुलते ही शोभा बाहर जा गिरी हुई हाथ पैर मारते हुए चीखने लगी। शोभा को तैरना नहीं आता था। मैंने भी उसके पीछे ही छलांग लगा दी और शोभा को संभालने की कोशिश करने लगा। वो मुझसे लिपट गई। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे पीछे धकेल दिया। तनु भी गाड़ी से निकलने में कामयाब हो गई। वो एक माहिर तैराक थी। मेरी चीखने पर उसने शोभा को संभाल लिया और मैं ड्राइवर की तरफ लपका जो गोते खा रहा था। यूरोपीय सियाहों ने हमारी गाड़ी को ढुलान पर उतरते पानी में गिरते देख लिया था। वो भी ढुलान पर दौड़े आ रहे थे। करीब पहुंचकर एक जवान औरत और एक मर्द ने दरिया में छलांग लगा दी। वो दोनों भी अच्छे तैराक थे। उनकी मदद से हमने ड्राइवर और शोभा को आसानी से दरिया से निकाल लाए। शोभा ठीक थी। वो महज खौफजदा थी। उसे यूरोपियन औरत और धनु ने संभाल लिया था। ड्राइवर ने अच्छे खासे होते खाए थे। उसके पेट में पानी भर गया था। यूरोपियन आदमी जिसने उसे पानी से निकालने में मेरी मदद की थी, ऊंधा लिटाकर उसके पेट से पानी निकालने की कोशिश कर रहा था। आधे घंटे बाद वो दोनों हवास में आ सके। ड्राइवर को अब रामा ने संभाल लिया। शोभा धनु के साथ बैठी हुई थी। हम सब दरिया में उस जगह को देख रहे थे जहां हमारी लैंड क्रूजर गिरी थी। गाड़ी अब दरिया की तह में बैठ चुकी थी और पानी की सतह बिल्कुल पुरसुकून थी। तब हमारी कुछ चीजें पानी की सतह पर तैर रही थी। उनमें हमारे वो दोनों बैग भी शामिल थे। मैंने एक बार फिर दरिया में छलांग लगा दी और वो दोनों बैग निकाल लाया। उन सियाहों का ताल्लुक फ्रांस से था। वो को पैमा थे और अन्नापूर्ना की पहली चोटी सर करने जा रहे थे। अन्नापूर्ना बहुत तवील पहाड़ी सिलसिला था। इसकी 6 चोटियां थी, जिनमें अन्नापूर्ना वन सबसे ज्यादा बुलंद तकरीबन 26,000 फुट बुलंद थी। इसकी चोटी को सर करने के बाद वो माउंट एवरेस्ट को सर करने की कोशिश करते। दरिया के किनारे पर खड़े रहकर गाड़ी का मातम करना बेकार था। हम उन यूरोपियन सियाहों के साथ सड़क पर आ गए। अभी तक उन्होंने अपनी गाड़ी का टायर तब्दील नहीं किया था, क्योंकि टायर ब्रेस्ट होने के फौरन बाद हमारी गाड़ी को हादसा पेश आ चुका था। सब लोग उसे हादसा ही समझ रहे थे, लेकिन मैं उसकी असलियत से वाकिफ हो चुका था। गौतम बुश नीलगिरी को हासिल करने के लिए जाब पर बैठा हुआ था। वो हर सूरत में ये जाब पूरा करना चाहता था और ये भी जानता था कि मैं उसे जाब पूरा नहीं करने दूंगा। उसने मुझे रोकने के लिए अपने चेले छोड़ रखे थे। पंडित धीराज उसका खास चेला था और वो मुझे हर तरह से रोकने की कोशिश कर रहा था। और ये भी एक ऐसी ही कोशिश थी। वो मैं दरिया में गर्क कर देना चाहता था। वो अगरचे अपनी इस घिनौनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सका, तब हमारी मंजिल खोटी करने में किसी हद तक कामयाब जरूर हो गया था। वैगन में को पैमाई का सामान भरा हुआ था। छत पर भी कुछ सामान लदा हुआ था।
5 अफराद वो थे और 5 ही हम थे, लेकिन किसी न किसी तरह हमारे बैठने की गुंजाइश निकल आई। मैंने पानी में भीगे हुए अपने दोनों बैग वैगन की छत पर रख दिए। हम बतदरीज बुलंदी की तरफ जा रहे थे। सतह समंदर से तकरीबन 21,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ मीलों दूर तक फैले हुए अन्नापूर्णा नेशनल पार्क से होते हुए सापैर के करीब सतह समंदर से तकरीबन 21,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ मीलों दूर तक फैले हुए अन्नापूर्णा नेशनल पार्क से होते हुए सापैर के करीब हम टंट पीक पहुंच गए। अन्नापूर्णा सिलसिला को कि ये पहाड़ी चोटी भी सतह समंदर से तकरीबन 20,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ थी। इसके दामन में वो बस्ती थी जो हमारी मंजिल ठहरी थी। यहाँ पर वो सड़क भी खत्म हो जाती थी। आगे तिलकु झील या नीलगिरी की तरफ जाने के लिए कोई बाकायदा सड़क या रास्ता नहीं था। ये बस्ती काफी बड़ी थी। अन्नापूर्णा नेशनल पार्क की सैर करने और इस सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी सर करने के लिए गैर मुल्की सियाह इस तरफ आते रहते थे। इसलिए इस बस्ती में सियाहों के लिए कुछ सहूलतें भी मौजूद थी। इस बस्ती में सरायनुमा 2 होटल थे। एक सराय में हमें 2 कमरे मिल गए। यूरोपियन सियाह दूसरे सराय में चले गए। सराय में आते ही हमने बैग खोलकर तमाम चीजें खुली जगह पर फैला दी। कपड़ों से अभी तक पानी नुचड़ रहा था। यहाँ अच्छी खासी सर्दी थी। हमारे पास वही कपड़े थे जो भीग चुके थे, लेकिन उनमें भी गर्म कपड़ा कोई नहीं था। मुख्तसर से बाजार की एक दुकान से हमें यहाँ की खाल की जैकेट्स मिल गई। अगले रोज एक बस वापस जाने लगी। ड्राइवर और रामा को वापस भेज दिया गया। मैंने कल शामी को तिलकु झील के लिए किसी काफिले के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू कर दी, लेकिन कोई उम्मीद अफजा खबर नहीं मिली। सुबह सुराय में नाश्ता करते ही मैं अपनी इस मुहिम पर निकल खड़ा हुआ। कई लोगों से राब्ते के बाद पता चला कि 2 दिन बाद एक काफिला तिलकु की तरफ रवाना होने वाला है। मुझे रस्तोगी नाम के एक आदमी से राब्ता करने को कहा गया जो ये काफिला तैयार कर रहा था। रस्तोगी बस्ती के कहवा खाने में बैठा हुआ मिल गया। वो दरमियाने कद और कूटे हुए जिस्म का मालिक था। उसकी उम्र 45 और 50 के दरमियान रही होगी। अकीदे के लिहाज से वो बुद्धा का पैरोकार था। पहले तो मैं यही समझा कि वो कोई तजारत पेशा आदमी होगा जो इन ऊंचे पहाड़ों में आबाद छोटी छोटी बस्तियों में माल तिजारत लाता और ले जाता होगा, लेकिन उसकी बातों से इंकिशाफ हुआ कि वो सिर्फ रहनुमा था। टेंट पीक से अन्नापूर्णा की बुलंद तरीन चोटी तिलकु झील और मानिंग में दरियाए मर्स या नदी के किनारे पर वाक़े बारगो नामी एक कदीम बुद्ध इबादतगाह तक जाने वाले लोगों की रहनुमाई करता था, जिसके इवज़ों से कुछ माकूल मुआवजा भी मिल जाता था। अब ये हालात पर मुनसर होता कि किस तरफ जाने वाला कोई काफिला पहले तैयार होता है। इत्तफाक से इस वक्त 3 अफराद ऐसे थे जो तिलकु झील की तरफ जाने को तैयार थे। उनमें एक 1.5 उम्र अमरीकी औरत थी। वो एक राइटर थी जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की सियाहत पर कई किताबें लिख चुकी थी। मार्सा नामी ये औरत 2 महीनों से नेपाल की सियाहत पर थी और पिछले 3 दिनों से इस बस्ती में ठहरी हुई थी। वो तिलकु झील से होते हुए मानांग की बारगो बुद्ध इबादतगाह जाना चाहती थी, जहाँ से वो बस के जरिए मुक्ति नाथ नामी कस्बे का रुख करती। वहाँ भी बुद्ध की 2-3 कदीम इबादतगाहें थी। चंद रोज वहाँ क़याम करने के बाद वो मस्तांग चली जाती, जहाँ दिलचस्प रस्मों के बारे में मालूमात हासिल करने के अलावा मस्तांग के राजा और महारानी से मुलाकात करके अपनी किताब के लिए मवाद जमा करती। मार्था के अलावा 2 आदमी और थे। वो हिंदुस्तानी थे। वो दोनों मुहिम जो किस्म के आदमी थे। ताले आजमाई उनका पेशा था। वो इन इलाकों में घूमते रहते थे जहाँ पहाड़ों में कीमती धातें मिलने की तवक्को होती। उनके ख्याल में झील तिलकु से ऊपर लोपरा रेंज में सोने के जखायर मौजूद थे। जरूरत इस बात की थी कि उनका सुराग लगाकर उन्हें दरियाफ्त किया जाता। उनका दावा था कि उन्होंने सिकम में भी सिंह नाम के पहाड़ों में सोने के जखायर दरियाफ्त किए थे, लेकिन सिकम महाराजा ने उन्हें इनाम से नवाजने की बजाय जेल में डाल दिया था। लेकिन 3 महीनों बाद वो किसी तरह जेल से फरार होने में कामयाब हो गए। रस्तोगी के अलावा उन तीनों से भी मेरी मुलाकात हुई थी। वो लोग भी जल्द से जल्द अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाना चाहते थे, लेकिन रस्तोगी बजीद था कि कम से कम 10 आदमी हो तो वो रवानगी के लिए तैयार होगा। वो लोग 2-4 रोज मजीद इंतजार कर सकते थे, लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकता था। मेरे पास इतना वक्त नहीं था। गौतम बुद्ध को जॉब पर बैठे हुए 22 रोज हो चुके थे और उसे मुकम्मल होने में सिर्फ 18 रोज रह गए थे, और ये जॉब मुकम्मल होने से रोकना जरूरी था। एक तरफ पंडित दिराज और उसके मुवक्किल खबीस रूह भूत वगैरह मेरे रास्ते में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरी तरफ कुदरती तौर पर भी कुछ हालात ऐसे पैदा हो रहे थे जिनसे मेरा वक्त ज़ाया हो रहा था। उस रात मैंने मार्था से भी मुलाकात की और जसवंत और प्रेमचंद नामी उन दोनों इंडियन ताले आजमाओं से भी। जसवंत 40 के लगभग और प्रेमचंद 45 के करीब था। वो दोनों दराज कामत और कसरती जिस्मों के मालिक थे, और उन दोनों के किरदार के बारे में मेरे ذहन ने कोई अच्छा तासर कबूल नहीं किया था, क्योंकि जब मैं उनसे मुलाकात के लिए सराय में उनके कमरे में पहुंचा तो धनु भी मेरे साथ थी। उनके साथ उस वक्त एक मुकामी कबायली औरत भी थी जिसके बदन पर लिबास बराए नामी था, और वो दोनों शराब पीते हुए उसके साथ फैज शरकत कर रहे थे। धनु को देखकर उनकी सुर्ख आंखों की सुर्खी कुछ और भी गहरी होगी। मैंने रस्मी गुफ्तगू में ज्यादा वक्त ज़ाया नहीं किया और 2-4 जुमलों के तबादले के बाद ही असल मौजू पर आ गया। मेरी इतला के मुताबिक आप लोग तिलकु झील के उस पार लोपरा रेंज में एक ऐसी मुहिम पर जा रहे हैं जिसमें कई हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। मैं बारी बारी उन दोनों की तरफ देखते हुए कह रहा था, और तकरीबन 1 महीने बाद सर्दियों के मौसम का आगाज होने वाला है। तंदुर तेज हवाएं, तेज हवाओं के झक्कड़ चलने लगते हैं जिनसे बर्फानी तूफान का खतरा भी रहता है। इसलिए क्या ये बेहतर ना होगा कि इस बस्ती में वक्त ज़ाया करने की बजाय आगे जाने की तैयारी की जाए।
हमारी मुहिम से तुम्हें क्या दिलचस्पी है भैया? जसवंत ने जवाब तो मुझे दिया, लेकिन उसकी नजरें धनु के सरापा का जायजा ले रही थी। हम भी दिल को झील की तरफ जा रहे हैं, मैंने कहा, लेकिन रस्तोगी का कहना है कि जब तक काफिले में 10 अफराद नहीं होंगे वो नहीं जाएगा। 2 तुम लोग, 3 हम और 1 वो अमरीकी औरत, इस तरह हमारी तादाद 6 हो जाती है। वह चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, मजीद 4 अफराद के इंतजार में कई रोज भी लग सकते हैं, और अगर मौसम के तेवर बिगड़ना शुरू हो गए तो हर्ज तो हमारा भी होगा, पर क्या किया जाए, वो कमबख्त रस्तोगी तैयार ही नहीं होता। प्रेमचंद ने अपने करीब खाट पर बैठी हुई औरत की कमर में बाजू हिमायल करके अपनी तरफ खींचते हुए जवाब दिया। उसकी नजरें भी धनु के चेहरे पर मरकूज थी। अगर तुम लोग चाहो तो ये मसला हल हो सकता है, मैंने कहा। वो कैसे? इस मर्तबा जसवंत ने पूछा। मैंने उसके लहजे से अंदाजा लगा लिया कि वो राजस्थानी है। अगर हम लोग मिलकर मजीद 4 आदमियों का खर्च, मेरा मतलब है फीस, बर्दाश्त कर लें तो रस्तोगी सुबह ही रवानगी के लिए तैयार हो जाएगा, मैंने जवाब दिया। तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन वो बात करते करते रुक गया और फिर तकरीबन आधे घंटे तक हमारे दरमियान इस मौजू पर गुफ्तगू होती रही। वो दोनों बात करते हुए बार बार धनु की तरफ देख रहे थे। मिलाकर उन्होंने मेरी तजवीज़ मान ली, लेकिन वो अगली सुबह जाने को तैयार नहीं थे। अलबत्ता उसे अगले रोज के लिए आमादगी जाहिर कर दी। इस तरह से निकलकर हम मार्था के पास पहुंच गए, जो एक मुकामी फैमिली के साथ रह रही थी। उसने भी मेरी बात से इत्तफाक किया और अपने हिस्से की रकम देने पर तैयार हो गई। 1 घंटे बाद मैं, धनु और मार्था रस्तोगी के पास बैठे हुए थे। हमारी तजवीज़ सुनकर उसने भी फौरन आमादगी जाहिर कर दी और रवानगी की तैयारी के लिए कल दिन के वक्त की मोहलत मांग ली। मुझे इत्मीनान हो गया, अगर जसवंत और मार्था वगैरह मेरी तजवीज़ से इत्तफाक ना भी करते तो मैं अकेला ही रस्तोगी को 4 आदमियों की फीस अदा करने को तैयार हो जाता। उस रात कई रोज बाद मैंने नीलगिरी को देखा था। उसका चेहरा बहुत ही धुंधलाया हुआ था। वक्त गुजर रहा है। उसकी कमजोर सी आवाज मेरी समाज से टकराई। जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करो। उस शैतान के कदम मजबूत हो रहे हैं। मेरे गिर्द भी हिसार मजबूत और तंग हो रहा है। मेरी अपनी कुव्वत सल्ब हो रही है। ऐसा ना हो कि वो अपना जाम मुकम्मल कर ले और मैं तुम्हारी दस्तर से निकल जाऊं। नीलगिरी ज्यादा देर नहीं ठहरी। वो मुझे सिर्फ इतना याद दिलाने आई थी कि वक्त हाथ से निकला जा रहा है, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं तो अपनी सी भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन गौतम बोस चाह पर बैठा था तो उसने मुझे अपने आप से दूर रखने के लिए बंदोबस्त भी किया था। उसके पास भी बहुत पुरस्कार कुव्वतें थी और उसके बेरे मेरे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे थे। मैं उन रुकावटों को तोड़ता और नुकसान उठाता बदस्तूर आगे बढ़ रहा था। दूसरे दिन हमने भी मजीद तैयारी कर ली। 3 अदद स्लीपिंग बैग खरीद भी इस तैयारी में शामिल थे। या की खाल से ये स्लीपिंग बैग मुकामी तौर पर तैयार किए गए थे और बड़ी अच्छी क्वालिटी के थे। ये कोई बड़ी बस्ती नहीं थी जहाँ सैरो तफरी में वक्त गुजारा जाता और ज्यादातर हम सराय में अपने मकान तक ही महदूद रहे थे। शाम को रस्तोगी से भी मुलाकात हुई। इस वक्त मार्था भी हमारे साथ थी। रस्तोगी ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली। ये भी तय हो गया कि हम सुबह 7 बजे बस्ती के मुखिया के मकान से मुल्क टाउन हॉल के सामने पहुंच जाएं। ये टाउन हॉल भी दरअसल मुखिया के मकान ही का एक हिस्सा था, जहाँ वो अपने 2 नाइबीन के साथ इस बस्ती का निजाम चलाता था। हम सुबह सवेरे टाउन हॉल पहुंच गए। इस वक्त अच्छी खासी सर्दी थी, इसलिए हमने चमड़े की जैकेट्स पहन ली थी। मार्था भी तकरीबन हमारे साथ ही वहां पहुंची थी। उसके पास सिर्फ एक बैग था जिसे उसने स्ट्रैप की मदद से पुश्त पर बांध रखा था। जसवंत और प्रेमचंद अभी तक नहीं पहुंचे थे। उनको बुलाने के लिए एक आदमी भेजा गया। उन दोनों की वजह से हम आधे घंटे की ताखीर से रवाना हुए। हमारी इस काफिले में रस्तोगी के अलावा 6 अफराद थे जिनकी सवारी के लिए खच्चरों का इंतजाम किया गया था। सामान के लिए 3 याक थे। इस सामान में राशन और पानी के मशकीजों के अलावा 3 खैमे भी थे जो आसानी से फोल्ड हो गए थे। इस काफिले में सबसे आगे रस्तोगी था, उसके पीछे हम तीनों के खच्चर थे। हमारे साथ साथ याक भी चल रहे थे और आखिर में 2 खच्चरों पर जसवंत और प्रेमचंद थे। हमारे उनके दरमियान काफी फासला था। वो मुसलसल सरगोशी में बातें कर रहे थे। शुरू के 1-2 मील तक तो हम एक हमवार पथरीले मैदान में सफर करते रहे और फिर चट्टानों का सिलसिला शुरू हो गया। रास्ता संगलाग चट्टानों में बल खाता हुआ जा रहा था। अब मुसलसल बुलंदी की तरफ सफर कर रहे थे। रस्तोगी ने बताया कि तिलकु झील तक 2 दिन का रास्ता है। कोई नागहानी हादसा पेश आने की सूरत में सफर की मुद्दत में इजाफा भी हो सकता है। सुबह जब हम टंट पीक से रवाना हुए तो आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे, लेकिन 11 बजे के करीब बादल छट गए। आसमान साफ हो गया और धूप चमकने लगी। हमारे ऐन सामने अन्नपूर्णा की हजारों फुट बुलंद बर्फ पोत चोटियां थी। धूप में बर्फ आईने की तरह चमक रही थी, जिससे आंखें खैरा हो रही थी। दोपहर 2 बजे करीब एक जगह पर पड़ाव डाल दिया गया। इस जगह चंद दरख्तों का जखीरा भी था और पानी का चश्मा भी। इस वक्त तक हमने सिर्फ 11 मील का फासला तय किया था। याक और खच्चरों को खुला छोड़ दिया गया। वो घास चरते रहे और हम भी खाना खाने लगे। मार्था हमारे साथ ही, जबकि जसवंत और प्रेमचंद अलग थलग बैठे थे। वो आपस में सरगोशियां करते हुए बारी बारी हमारी तरफ देख रहे थे। मार्था बड़ी हंसमुख और खुश मिजाज औरत साबित हुई। सफर के दौरान में वो हमें अपनी सियात के किस्से सुनाती रही। मार्था की उम्र 40 और 45 के दरमियान रही होगी। लंबा का सडोल जिस्म, भूरी रंगत के बाल, हल्की नीली आंखें और चेहरे के नकूश भी बड़े दिल फरेब थे। मार्था में इस वक्त भी जवान लड़कियों जैसी कशिश थी। 1 घंटे बाद हमारा सफर दोबारा शुरू हो गया। आगे हम मुसलसल नशेब की तरफ सफर करते रहे, लेकिन 2 घंटों बाद फिर चढ़ाई शुरू होगी।
रास्ता भी खासा खतरनाक था। एक मौके पर तो जसवंत और प्रेमचंद ने आगे जाने से इनकार कर दिया। इस जगह तकरीबन 50 गज तक का रास्ता बहुत ही खतरनाक था। एक तरफ अमूदी चट्टानें थी और दूसरी तरफ सैकड़ों फुट गहरे खड्ड। 8-10 फुट चौड़े इस रास्ते पर चलना सिरात मुस्तकीम पर चलने के मुतरादिफ था। जसवंत और प्रेमचंद का इसरार था कि कोई और रास्ता तलाश कर लिया जाए, लेकिन रस्तोगी के कहने के मुताबिक मीलों दूर तक कोई और रास्ता नहीं था। इस खौफनाक रास्ते पर चलते हुए हमें भी डर लग रहा था। हम सलामती की दुआएं मांगते हुए चट्टानों के साथ साथ पैदल चलते रहे। हर एक ने अपने खंजर की रस्सी पकड़ रखी थी। किसी हादसे के बगैर हमने ये सिरात मुस्तकीम पार कर लिया। इसके बाद हम मजीद 2 घंटों तक अपना सफर जारी रख सके थे। सूरज पहाड़ों के पीछे रुपोश हो चुका था और शाम का धुंधलका फैलने लगा था। इस मरतबा जिस जगह पड़ाव डाला गया उस जगह को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ पहले भी कैंप लगते रहे हैं। एक चट्टान के पास 2 जगहों पर पत्थर रखकर चूल्हे बनाए गए थे। कोयले और जली हुई लकड़ियां भी बिखरी हुई थी। इन चूल्हों से जरा हटकर सूखी लकड़ियों का एक ढेर भी लगा हुआ था। चारों तरफ बुलंद चट्टानों के दरमियान ये छोटा सा मैदान पड़ाव के लिए अच्छी जगह थी। यहाँ एक चश्मा भी था। रस्तोगी एक याक से सामान उतारते हुए बता रहा था कि वो तिलकू झील की तरफ जाने के लिए हमेशा यही रास्ता इख्तियार करता है और रात गुजारने के लिए इस जगह पड़ाव ढाला जाता है। आखिरी मरतबा वो 3 महीने पहले इस तरफ आया था। खैमे लगाने में मैं भी उसकी मदद करने लगा। हमारी उम्र था कि खैमे एक चट्टान की आड़ में करीब करीब लगाए गए थे, जबकि रस्तोगी और जसवंत वगैरह के खैमे वहां से काफी हटकर लगाए गए थे। चारों तरफ बुलंद चट्टानों की वजह से अगरचे तेज हवा रुकी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे शाम ढल रही थी सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। सामान उतारने के बाद याक और खच्चर खुले छोड़ दिए गए। रस्तोगी पत्थरों से बने हुए चूल्हे के पास लकड़ी जमा करने लगा। मैंने जसवंत से माचिस लेकर चूल्हे में लकड़ियां जला दी और दूसरे कामों में रस्तोगी की मदद करने लगा। शाम का अंधेरा गहरा हो रहा था। 3-4 मछलियां जलाकर चट्टानों की आड़ में जमीन में गाड़ दी गई थी। उनकी लड़ती हुई रोशनी में हरकत करते हुए हमारे साये बड़ा पुरस्कार तासर दे रहे थे। रस्तोगी खाना तैयार कर चुका था। उबले हुए चावल थे और याक का खुश गोश्त जिसे तवे पर तल दिया गया था। खाने के दौरान में जसवंत और प्रेमचंद भी हमारे साथ ही बैठे थे। खाने के दौरान में वो बार बार धनु और मार्था की तरफ देखते रहे थे। खाने के बाद रस्तोगी ने बर्तन वगैरह धोकर समेट लिए और चूल्हे पर लकड़ियों का अंबार डाल दिया। अलाव रोशन हो गया। हम अलाव के गिर्द बैठकर गप्पे हाँकते रहे। मार्था इस वक्त भी अपनी सियात के किस्से सुना रही थी। रस्तोगी हमसे कुछ दूर एक पत्थर पर बैठा हुआ था। उसने ऊंची आवाज में एक गीत अलापना शुरू कर दिया। गीत का मफहूम तो हमारी समझ में ना आ सका, लेकिन उसकी आवाज में बड़ा सोच था। चट्टानों में बात गश्ती पैदा करती हुई उसकी पुरसोज आवाज भी बड़ा पुरस्कार तासर दे रही थी। रात 11 बजे के करीब मार्था उठकर अपने खैमे में चली गई। कुछ देर बाद धनु भी उसके पास पहुंच गई। दिन भर के सफर के दौरान में उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। मार्था धनु से उसके कबीले के रस्म और रवाज के बारे में पूछती रही थी। अलाव के शोले खत्म हो गए, अब सिर्फ कोयले दुख रहे थे। जसवंत और प्रेमचंद भी अपने खैमे में चले गए। मैं और सुबह कुछ देर वहां बैठे रहे, फिर अपने खैमे की तरफ आ गए। अपने खैमे में आने से पहले मैंने मार्था वाले खैमे में जाकर देखा। मार्था मचल की रोशनी में डायरी लिख रही थी और धनु नीम दराज उसकी तरफ देख रही थी। मैं अपने खैमे में आ गया। सर्दी बढ़ गई थी। शोभा अपने स्लीपिंग बैग में घुस गई। मैं भी अपने बैग में घुसकर उसके करीब लेट गया। ये स्लीपिंग बैग वाकई बड़े काम की चीज साबित हुआ और मैं ये बात भी जरूर कहूंगा कि ऐसे शदीद मौसम में स्लीपिंग बैग में सोने का मजा ही कुछ और है। खचरों पर दिन भर सफर के दौरान हम सब बुरी तरह थक गए थे। शोभा तो लेटती ही सो गई। मेरी आंखें भी बंद होने लगी और फिर चीख की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। वो नुस्वानी चीख सन्नाटे में बात गई सी पैदा करती हुई मालूम होगी। पहले मैं उसे अपना वहम समझा, लेकिन वो चीख दोबारा सुनाई दी तो मैं बड़ी तेजी से स्लीपिंग बैग की जिप खोलकर उठ गया। शोभा भी गहरी नींद में थी। मैं खैमे का पर्दा हटाकर बाहर निकल रहा था तो वो चीख तीसरी मर्तबा सुनाई दी। मैं खैमे से निकलकर इधर उधर देखने लगा। दाईं तरफ चट्टान के करीब कुछ छेवले एक दूसरे से गुथम गुथा नजर आ रहे थे। मार्था वाले खैमे का पर्दा हटा हुआ था। अंदर मशल जल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे सूरत हाल का अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई। मैंने उन हेवलों की तरफ दौड़ लगा दी। वो जसवंत और प्रेमचंद थे जो धनु और मार्था को खींचते हुए लिए जा रहे थे। जसवंत शायद धनु को घसीटता हुआ चट्टान की दूसरी तरफ ले गया था। मैं मार्था को छुड़ाने के लिए प्रेमचंद की तरफ लपका तो फजा अचानक ही फायर की आवाज से गूंज उठी। उसके साथ ही प्रेमचंद की चीखती हुई आवाज सुनाई दी, रुक जाओ, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। मैं रुक गया। प्रेमचंद मार्था को घसीटता हुआ चट्टान की आड़ में ले गया। मार्था मुसलसल चीख रही थी और चट्टान की दूसरी तरफ से धनु की चीखें भी सुनाई दे रही थी। इसी दौरान में रस्तोगी भी अपने खैमे से बाहर आ गया। क्या हुआ? ये कौन चीख रहा था? उसने पूछा। वो प्रेमचंद वगैरह को नहीं देख सका था। वो दोनों बदमाश मार्था और धनु को ले गए हैं उस चट्टान के पीछे। मैंने उसे बताया, तुम इस तरफ से आगे बढ़ो, मैं उस तरफ से जाता हूँ, रस्तोगी ने कहा और चट्टान के साथ एक तरफ दौड़ गया। मैं भी चट्टान के साथ साथ आगे बढ़ने लगा। आड़ से जाकर देखा तो वो दोनों शैतान धनु और मार्था को खींचते हुए आगे वाली चट्टानों की तरफ लिए जा रहे थे। मैं जैसे आगे बढ़ा, प्रेमचंद ने फायर कर दिया। गोली मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। मैंने एक पत्थर के पीछे छलांग लगा दी और पतलून का पाइंचा उठाकर खंजर निकाल लिया। अगर तुमने आगे आने की कोशिश की तो इन दोनों औरतों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगी। प्रेमचंद ने चीख कर कहा, तुम सबकी भलाई इसी में है कि कोई आगे आने की कोशिश ना करे।
आधे घंटे बाद हम इन दोनों औरतों को छोड़ देंगे। मैं पत्थर की आड़ में देखता रहा। जसवंत काफी आगे था। प्रेमचंद ने एक हाथ धनु के गले में लिपेट रखा था और उसे तकरीबन घसीटता हुआ उल्टे कदमों पीछे हटता जा रहा था।